माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस सीरीज के प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें जैसा कि मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में बताया कि मैं 100 चुनिंदा क्वेश्चंस को करवाता हूँ, जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं या उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं जो किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेनली ये फोकस एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम को लेके मैंने ये शुरू किया है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न है, मानव सभ्यता की प्रथम फसल कौन सी है? तो चावल, जौ, सोयाबीन, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर देना है। तो मानव सभ्यता की प्रथम फसल जो है वो जौ या बार्ली है। जब से खेती का शुरुआत हुआ उस समय सबसे पहला फसल कौन सा उपजाया गया? तो ये जौ या बार्ली उपजाया गया था। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। एलिफेंट जलप्रपात जो है ये मेघालय में स्थित है। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, तो ये मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर नाइक, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, बट किसी भी प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आज के पैटर्न पे बेस्ड हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रेलवे और एसएससी में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर नाइक, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? स्टेट एनिमल जो दिल्ली है, नेशनल यूनियन टेरिटरी एनसीआर है, उसका जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन है बाघ, बारहसिंगा, नीलगाय, तेंदुआ। सही आंसर होगा नीलगाय। ये दिल्ली का राजकीय पशु है। हीमोपाइसिस यह कौन सी प्रक्रिया है? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है, कोशिका निर्माण की प्रक्रिया है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? आपको सही आंसर देना है। हीमोपाइसिस कौन सी प्रक्रिया है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हीमो वर्ड, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, हीमोपाइसिस हो, ये सभी रक्त से रिलेटेड होते हैं। तो हीमोपाइसिस प्रक्रिया जो है ये रक्त निर्माण की प्रक्रिया है, ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ग्लूटीन प्रोटीन। अनाज में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर एल्बुमिन प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। जिस व्यक्ति का WBC रोग रोधी क्षमता घटने लगता है तो उसे एल्बुमिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और डॉक्टर उसे अंडा खाने की सलाह देते हैं, या फिर पाउडर के रूप में भी ये एल्बुमिन प्रोटीन उसको ऊपर से दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन अनाज में पाया जाता है। राज्यसभा का चुनाव किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ए और बी दोनों, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होता है। इनमें से कोई नहीं।
आपका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब है कि सीधे जनता इसके वोटिंग में भाग नहीं लेती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष रूप का चुनाव कहा जाता है। जबकि प्रत्यक्ष रूप का चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो वो एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, क्योंकि जनता खुद अपने एमपी वगैरह को चुन के भेजती है और उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है वही अपना प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का चुनाव किस तरह का चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष रूप का चुनाव होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव कैसा चुनाव होता है या प्रत्यक्ष रूप का चुनाव होता है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो ये एकमात्र राज्य है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, त्रिपुरा में। तो सामान्य नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, जबकि सरकार इसे पूरे देश में लागू करने का प्रयास कर रही है। अगर ये सफल हुआ तो हमारे बीच जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो जाति के बेस से, रेस, कास्ट, इस सब के बेसिस से जो भी भेदभाव होता है वो सभी समाप्त हो जाएंगे और कानून की नज़रों में सभी, किसी भी जाति, धर्म, इस सभी में सभी समान रूप में हो जाएंगे। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी किस राज्य में लगा हुआ है? गोवा में लगा हुआ है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? मतलब मंत्रिपरिषद जो होता है, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो आपका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं, जो भी, वो वास्तविक प्रधान होते हैं सरकार का, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है और ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए ये लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा में कानून बनाना और जनता के प्रति, जितने भी जनता जिसे भी चुनकर भेजती है वो प्रतिनिधि लोकसभा में ही रहते हैं। तो इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। महात्मा गांधी ने किस शहर को सदाबहार नगर की संज्ञा दी थी? दिल्ली को, इम्फाल को, तिरुवनंतपुरम को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम को महात्मा गांधी ने सदाबहार शहर की संज्ञा दी थी। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन हैं? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन हैं। महावीर स्वामी, ऋषभदेव, या उन्हें ही आदिनाथ भी कहा जाता है, पार्श्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऋषभदेव या आदिनाथ, जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। वहीं पे 22वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो अरिष्टनेमी थे। 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है तो वो महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पाली भाषा में, क्योंकि उस समय, जिस समय बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय मौर्य सम्राट मगध में शासन किया करते थे और अशोक ने सबसे ज़्यादा मौर्य
मौर्य काल के ही अशोक के राजा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का विकास किया था, और उस समय भाषाएं पाली हुआ करती थी, इसीलिए बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी पाली भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से किस वेद में गायत्री मंत्र, जो कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपका मंत्र है, इस मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में। तो आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। राजस्थान के किस जिले में ओम की आकृति का शिव मंदिर स्थित है? जयपुर जिले में, अजमेर जिले में, पाली जिले में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पाली जिले में। आपका सही आंसर होगा पाली जिले में ओम आकृति का शिव मंदिर स्थित है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ओम की आकृति में बना हुआ है और ये विख्यात शिव मंदिर है जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन ऑस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी, पिसिकल्चर, इकोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है, और पिसिकल्चर या मत्स्य उत्पादन करने का जो विधि होता है उसको बताता है, और इकोलॉजी या पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। राजाओं तथा धनी लोगों की बीमारी किस रोग को कहा जाता है? पहला ऑप्शन गठिया रोग, दूसरा एड्स रोग, तीसरा स्वाइन फ्लू और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर देना है। राजाओं या धनी लोगों की बीमारी किस बीमारी को कहा जाता है? डिजीज ऑफ रिच पीपल। तो आपका सही आंसर होगा गठिया रोग। अर्थराइटिस जो बीमारी होती है वो किनका? धनी लोगों की बीमारी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी जोड़ होते हैं, घुटना, केहूनी, आपका जितने भी जोड़ होते हैं उन सभी में दर्द होता है। तो ये बीमारी अर्थराइटिस की बीमारी होती है जिसका सफल इलाज तो है बट बहुत मुश्किल से कम ही लोगों का ये छूट पाता है। तो ये राजाओं या धनी लोगों की बीमारी इसे कहा जाता है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? बग, वायरस, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। वायरस तो आप जानते हैं, जो बाहर से कोई भी चीज़, मालवेयर, जो आपके कंप्यूटर के फंक्शनिंग को, सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर दे उसे वायरस कहा जाता है। स्पैम जो भी बाहर से, जैसे ईमेल स्पैम होता है, तो जो भी ईमेल, गलत ईमेल जो आपके फिशिंग के लिए, आपके अकाउंट को हैक करने के लिए या फिर आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए अगर कोई ईमेल भेजा जाता है, वैसे ईमेल को स्पैम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। चिली सॉल्ट पीटर के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? चिली सॉल्ट पीटर के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है KNO3, AgCl, AgBr, NaNO3। KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, AgCl अर्जेंटम क्लोराइड मतलब चांदी का जो क्लोराइड होता है, AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें से किसे चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा NaNO3, इसे ही चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट। भारत में सोने की खान कर्नाटक के किस राज्य में स्थित है? कोलार, कोलप्पम, कोलरू।
इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि भारत में सोने की खान आप जानते हैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, तो कर्नाटक के किस जिले में ये सोने की खानें स्थित हैं? आपका सही आंसर होगा कोलार। कर्नाटक के कोलार जिले में सोने की खान स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कुंचिकुल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? अन्नामलाई, ब्रह्मगिरी, कार्डेमम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कार्डेमम हिल जो है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये केरल के साइड में स्थित है। तो यह जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और यह पश्चिमी पहाड़ी का ही एक हिस्सा है। तो आपसे पूछा गया है भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डेमम हिल्स। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मतलब पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी और कौन थी? एस भंडार नायके श्रीलंका की, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की, इंदिरा गांधी भारत की, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बार किसी देश में महिला प्रधानमंत्री कौन सी बनी थी? आपका सही आंसर होगा एस भंडार नायके। यह श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अन्य देशों से ज़्यादा सटी हुई है? तो आपको इसका आंसर देना है चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चीन। विश्व की सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है, जिसकी सीमाएं ज़्यादातर देशों के साथ लगी हुई है। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइनें नहीं बिछी हुई है? जबकि रेलवे लाइन के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, फिर भी एक राज्य ऐसा है जहाँ पे रेलवे लाइनें नहीं बिछी हुई है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। आपका सही आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। आप जानते हैं हुमायूं के बाद कुछ दिनों के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली के गद्दी पर शासन किया था। फिर बाद में हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। तो अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? फोर्ड रनर ऑफ द अकबर किसे कहा जाता है? तो ये शेरशाह सूरी को कहा जाता है। इसने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एरोपोनिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरै मीनाक्षी मंदिर, मदुरै ये फेमस है वहाँ का मंदिर। और मदुरै जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे, पेरियार नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं।
आपका सही आंसर होगा वैगई नदी के किनारे मदुरै स्थित है। सबसे बड़ी आरबीसी किस वर्ग की होती है, मतलब रेड ब्लड सेल जो होता है वो सबसे बड़ा किस वर्ग का होता है। आप जानते हैं जीवों को बहुत सारे वर्गों में, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसमें से सबसे बड़ा आरबीसी किस वर्ग का होता है, एम्फीबियन का, प्लांट क्लास का, या फिर हिरन का, या नन ऑफ दीज। इनमें से किस वर्ग का सबसे बड़ा आरबीसी होता है। तो आपका सही आंसर होगा उभयचर वर्ग, एम्फीबियस जो होता है उसका सबसे बड़ा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल सबसे बड़ा होता है। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। सर्पगंधा एक फूल का नाम है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। पेपेबर सोमनीफेरम, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। नाम थोड़ा जटिल है क्योंकि वैज्ञानिक नाम इसी तरह से रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेन नाम से जुड़ा ही होता है, तो आप इसमें ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। आपका सही आंसर होगा रोवेल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा सर्पेंटाइना, आप इस तरह से याद रखिए। पैरासीटामोल दवा को और किस नाम से जाना जाता है। जो आप बुखार में पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है, एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है, फिनासिटिन के नाम से जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पैरासीटामोल को किस नाम से जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। जो क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा है कि इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। तो पैरासीटामोल दवा को और किस नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा एसिटामिनोफेन, इसे बोला जाता है पैरासीटामोल को। सिंधु नदी का पूर्ववर्ती नाम क्या है। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है वितस्ता, हिरण्यवती, अस्किनी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा हिरण्यवती। सिंधु नदी को हिरण्यवती के भी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से, वेदों और पुराणों से हमें मिली है हिरण्यवती का नाम, सिंधु का नाम हिरण्यवती। और वहीं वितस्ता किसका नाम है, झेलम का नाम वितस्ता है। तो सिंधु नदी का पूर्ववर्ती नाम क्या है, हिरण्यवती। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था। खुर्रम, फरीद, असगर, इनमें से कोई नहीं। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था, जो कि जहांगीर के पुत्र थे, इनके बचपन का नाम क्या था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है। हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, पटना में। आप हैदराबाद जब भी जाइए इस जगह को ज़रूर देखिए, रामोजी फिल्म सिटी। तो ये कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद। वो जो टॉलीवुड होता है ना, दक्षिण भारत का जितने भी सिनेमा बनते हैं, तमिल, तेलुगु, ये सभी का शूटिंग लगभग इसी फिल्म सिटी में होता है और ये हैदराबाद में स्थित है। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है। कोबरा, एनाकोंडा, ब्लैक माम्बा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ब्लैक माम्बा, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप है। जानवरों को पत्थर में बदलने वाली झील कौन सी है। विच इज़ द लेक विच टर्न्स एनिमल इनटू स्टोन। कौन सी ऐसी झील है जो जानवरों को पत्थर में बदल देती है। डेड सी, मृत सागर, लोनार लेक,
नेट्रॉन झील, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा नेट्रॉन झील। यह झील ऐसी झील है जिसका सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा होता है और यहाँ पे कुछ मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के कारण वहाँ पे जो भी जीव जंतु जाते हैं इसमें कुछ वैसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे आप मम्मी, जो भी शरीर डेड बॉडी होता है उसको जिस केमिकल में लपेट के रखा जाता है, मम्मी में जिस तरह से किसी भी डेड बॉडी में जो भी केमिकल लगाए जाते हैं वो सारे के सारे केमिकल इस झील में मौजूद होते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण बर्फ़, जो भी जीव जंतु वहाँ पे जाते हैं अगर सावधानी ना बरती जाए तो वो बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। इसीलिए आदमी को भी वहाँ जाने से पहले थोड़ा सतर्क किया जाता है। तो ये कौन सा झील है? नेट्रॉन झील, जिसमें जानवर को पत्थर में बदल दिया जाता है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील जो है वो सऊदी अरब में है, तमिलनाडु तेलंगाना में है, इराक में है, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे है ये हुसैन सागर झील? हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ये हमारा नया राज्य बना था। अभी हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपका क्वेश्चन था कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? विंस्टन चर्चिल को जाना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है, ग्लैडस्टोन को जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जिस तरह से इंडिया में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, उसी तरह ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से ग्लैडस्टोन को जाना जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द निकनेम ऑफ द 5th सन ऑफ गांधी जी? गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम नामक स्थान किससे संबंधित है? ईसा मसीह से संबंधित है, सिकंदर से संबंधित है, अकबर से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है यरूशलेम, या इसे जेरूशलेम भी कहा जाता है? तो ये स्थान ईसा मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह का जन्म यहीं पे हुआ था, यरूशलेम में ही। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, या फिर पीर पंजाल और बनिहाल दोनों मिला के है। रेलवे सुरंग की बात हो रही है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग। तो आपका सही आंसर होगा पीर पंजाल और बनिहाल, दोनों ही सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पट्टाकल के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? पट्टाकल के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर होगा कर्नाटक में पट्टाकल के स्मारक स्थित हैं। मॉन्यूमेंट ऑफ द पट्टाकल इज इन कर्नाटका। हुमायूंनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हुमायूं ने, हाजी बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, इनमें से कोई नहीं। किसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी? जिस तरह से बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, उसी तरह हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा नामक पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। मुंबईयान पद्य शैली, मुंबईयान वर्ष स्टाइल जो था उसके जनक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है, अबू बकर को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका सही आंसर होगा बाबर को कहा जाता है। मुवय्यान पद्य शैली जो है, इसमें बाबर ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था और उसने ही इसे लिखा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? आपका सही आंसर होगा अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। सूर्य का अंत किस रूप में होगा? अब जैसे सूर्य कैसे प्रकाश देता है आपको पता ही होगा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से यह प्रकाश देता है। हीलियम के नाभिक जो हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं और इससे एक एक्सट्रीम एनर्जी उत्पन्न होता है जो हम लोग को मिलते रहता है। तो सूर्य का अंत, वैज्ञानिकों ने माना है कि सूर्य का अंत, जब ये हीलियम समाप्त हो जाएंगे तो सूर्य का अंत होगा। तो किस रूप में होगा? श्वेत वामन तारे के रूप में, वाइट ड्वार्फ एज ए स्टार, या फिर ब्लैक ड्वार्फ के रूप में होगा, या फिर रेड ड्वार्फ के रूप में होगा? किस रूप में सूर्य का समाप्ति होगा? आपको इसमें आंसर देना है। तो सूर्य का जो अंत होगा वह वाइट ड्वार्फ के रूप में होगा। जब सारे हीलियम समाप्त हो जाएंगे तो वाइट ड्वार्फ के रूप में, श्वेत वामन के रूप में सूर्य का अंत हो जाएगा। बोथनदोआ किसका सेनापति था? बोधनदोआ किसका सेनापति था? रानी दुर्गावती का, जहांगीर का, बखत अली का, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बख्त अली, इसी का सेनापति था बोथनदोआ। पंचायती राज विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज, जिसका गांधी जी ने इस पे बहुत जोर दिया था, पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इस तरह से होते हैं। तो ये किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें से किस लिस्ट में पंचायती राज सिस्टम आता है? तो आपका सही आंसर होगा राज्य सूची में पंचायती राज सिस्टम आता है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? मैं इसका दूसरा भी नाम बता देता हूँ, बट वो क्लियर ही हो जाएगा। आप पहले बताइए, गुलाम वंश का, लोधी वंश का, तुगलक वंश का, इनमें से कोई नहीं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? चलिए मैं आप बताता हूँ। गाजी मलिक को ही गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता था। तो यहाँ से क्लियर है कि गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 ईस्वी, 2 जनवरी 1955 ईस्वी, 2 जनवरी 1956 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न की शुरुआत किया गया। भारत के किस किले की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिस तरह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसी तरह कौन से किले की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्वालियर के किले की दीवार को, कुंभलगढ़ के किले की दीवार को, रणथंभौर के किले की दीवार को, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ के किले की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, केरल। आपको सही आंसर बताना है। कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है? तो आपका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मीन्स ब्रिटिश संसद में कौन से ऐसे भारतीय थे जिनकी एंट्री पहले हुई थी? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम वोट डालने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब चुनाव हुए तो सबसे पहले वोट किसने डाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्याम शरण नेगी ने, राम सिंह नेगी ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा श्याम शरण नेगी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में वोट डाला था। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस जगह पर है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में, इनमें से कोई नहीं। सबसे कम तापमान जो है वो अंटार्कटिका है, क्योंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमे रहते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्क डेको स्टैच्यू कहाँ स्थित है? आर्क डेको स्टैच्यू कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आर्क डेको स्टैच्यू जो है वो रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है। दुनिया का सबसे लंबे पंखों वाला पक्षी कौन सा है? लॉन्गेस्ट विंग्ड बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सा है? वांडरिंग, अल्बाट्रॉस, बाज, शुतुरमुर्ग, इनमें से कोई नहीं। सबसे लंबे पंखों वाला पक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अल्बाट्रॉस। वांडरिंग अल्बाट्रॉस यह दुनिया का सबसे लंबे पंखों वाला पक्षी है। किस देश को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ विंड मिल्स कहा जाता है या पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? जहां पवन शक्ति के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, वैसा देश कौन सा है? भारत को, इटली को, नीदरलैंड को, इनमें से कोई नहीं। ये ज़्यादातर विंड मिल्स जो होते हैं वो हिली एरिया में लगाए जाते हैं, जहाँ पे हवाएं तेज़ होती है और उससे पंखी जो रहता है विंड मिल्स का वो घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो किसे पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ विंड मिल्स कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको डेट के साथ बताना है। याद तो होगा ही 1526, लेकिन डेट के साथ बताना है। 26 में प्रथम युद्ध हुआ था, 56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 61 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो आपको अभी बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध किस डेट को हुआ था। आपका सही आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं मुग़ल वंश पे। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें सारे के सारे मुग़ल वंश के शासकों को कवर किया है और फुल डिटेल में कवर किया है। वहाँ पे क्यों, कैसे, इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल को मुग़ल साम्राज्य की पराकाष्ठा एवं पतन का काल कहा जाता है? दोनों ही कहा जाता है। मुग़ल काल उसके समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा भी और पतन भी हुआ। तो किसके शासनकाल को ऐसा कहा जाता है? औरंगजेब के शासनकाल को, हुमायूं के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को, या इनमें से कोई नहीं?
तो आपका सही आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल को, क्योंकि इसके बाद ही मुग़ल साम्राज्य पतन के ओर बढ़ चला था। और इसमें पराकाष्ठा इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसके ही दरबार में जितने भी ज़्यादा हिंदू सेनापति और ये सारे थे, इसने विकास का भी कार्य किया था। तो औरंगजेब, बट ये कट्टर मुस्लिम था, इसी की वजह से यहीं से इसका पतन, मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। तो किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल को मुग़ल साम्राज्य की पराकाष्ठा और पतन का काल कहा जाता है? औरंगजेब। ब्रह्मांड में सर्वाधिक चमकीली नेबुला कौन सी है? मिल्की वे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओरियन नेबुला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ओरियन नेबुला। इसे ही सबसे सर्वाधिक चमकीला नेबुला माना जाता है, ओरियन नेबुला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अभी हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा, अमिताभ कांत, एच.एल. दत्तू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा एच.एल. दत्तू। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सूर्य केंद्रित सिद्धांत मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसे किसने दिया था? वैज्ञानिकों का नाम है कोपरनिकस, ऑस्टिन ने, गैलीलियो ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। आपको नाम देना है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। ये कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तवी तक जाती है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज ऑरेवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या अन्य? सही आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। इन्होंने ही रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। जबकि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत की गई? 2017 की बात है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी? बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। आपका सही आंसर होगा बंधन एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट किया गया था। निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? जो इतिहास पढ़ने का जो स्रोत है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत, या फिर विदेशियों के वृत्तांत, जो भी फॉरेनर्स आए हैं जो उन्होंने अपने पेन से लिखा है वो कौन सा, या भौगोलिक जियोग्राफिक जो है उन सभी चीज़ों में कौन सा चीज़ ऐसा है जो इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है? आपका सही आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। जो पुरातात्विक सोर्स जो ज़मीन में मिलते हैं या जो भी वहाँ की खुदाई करने पे हमें प्राप्त होता है वो साक्ष्य, पक्का साक्ष्य होता है। महात्मा बुद्ध स्वयं थे किस वंश के थे? कोलीय वंश के थे, शाक्य वंश के थे, लिच्छवी वंश के थे और वैशाली के थे। तो महात्मा बुद्ध को किस वंश के थे? आपका सही आंसर होगा शाक्य वंश के थे। महात्मा बुद्ध स्वयं शाक्य वंश के थे। गुप्त संवत का संस्थापक कौन सा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर देना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा था। और यहाँ पे अगर वास्तविक संस्थापक रहता तो सही रहता, क्योंकि वास्तविक संस्थापक की मैं बात कर रहा हूँ।
तो आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जबकि संस्थापक तो श्रीगुप्त को भी माना जाता है। गुप्त वंश पे भी मैंने वीडियो बताए हैं, वहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि क्यों वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और श्रीगुप्त को क्यों नहीं माना जाता है वास्तविक संस्थापक, उसे क्यों सिर्फ संस्थापक कहा जाता है। उसने गुप्त वंश की स्थापना तो की थी, बट चंद्रगुप्त जिस तरह से वास्तविक संस्थापक है वैसे उसे नहीं माना जाता। इसको मैंने वहाँ पे क्लियर किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? चाणक्य, हरि सिंह, वैशाखदत्त, बाणभट्ट। हर्षचरित्र वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो इसके लेखक कौन थे? बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? अरब जो आउटसाइडर्स थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण कई बार किया था, तो सबसे पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था? 634 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 636 ईस्वी में और 637 ईस्वी में। आपको सही आंसर चूज करना है। तो अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो 636 ईस्वी पूर्व में हुआ, 636 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईस्वी पूर्व में। 636 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण हुआ था। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखिए अभी कितने पार्टी हैं, बीएसपी, जितने राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका मैं नाम बताता हूँ। बीएसपी, एआईडीएमके, कांग्रेस, भाजपा, इतनी सारी पार्टियाँ, बहुत लगभग 12 या 14 पार्टियाँ हमारे इंडिया में नेशनल पार्टी के रूप में है लगभग। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश में है? ब्रिटेन में, चीन में, स्विट्जरलैंड में, इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। निम्न में से प्रेमचंद्र जी को किस नाम से पुकारा जाता था? राजा राम राय, सीताराम राय, सामंत राय या नयाब राय? किस नाम से जाना जाता था? प्रेमचंद्र, जिन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे बुक प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्रेमचंद्र जी को किस नाम से पुकारा जाता था? आपका सही आंसर होगा नयाब राय के नाम से प्रेमचंद्र को पुकारा जाता था। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। किसे हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद्र? ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद्र को ही क्या कहा जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, मीर बकी ने, हुमायूं ने, इनमें से कोई नहीं? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा मीर बकी ने। यह बाबर का सेनापति था जिसने अपने देखरेख में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनजीटी का पहले फुल फॉर्म क्या है मैं आपको ये बता दूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपसे ये पूछा गया है। एचएल दत्तू, जस्टिस रंजन गोगोई, लोकेश्वर सिंह पंत, इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा लोकेश्वर सिंह पंत। ये एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी प्रैक्टिस सेट जीके जीएस सीरीज के प्रैक्टिस सेट 3 के साथ कल। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आप एक भी सेट मिस ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा।